ठीक है। हाँ, तो ये अभी वी फॉर मल्टीपल लेटेंट वेरिएबल है ना। इसमें मतलब ये चीज़ है कि जैसे हमने पहले बोला था कि इमेजेस है ना, इसके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं आ रही इमेज। हमारे पास एक जेड है जो कि लेबल है, जैसे कैट या डॉग। फिर उस लेबल के हिसाब से एक डिस्ट्रीब्यूशन चुनी जाएगी और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन में से इमेज आ रही है, ठीक है। तो हमने पहले क्या बोला था वी के अंदर कि हमारा वर्ल्ड का व्यू क्या है कि एक जेड है वेरिएबल, लेटेंट वेरिएबल। वो एक सैंपल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डोमेन है, जैसे 256 डायमेंशन का स्पेस है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग कि जेड क्या है, ठीक है। जेड क्या था, लेटेंट वेरिएबल, ठीक है। और वैसे इमेजिन करने के लिए कि जेड क्या है, कैसे कैट डॉग कैसे, ठीक है। अब ये है वी आई फॉर मल्टीपल लेटेंट वेरिएबल। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक लेबल नहीं है, जैसे मतलब एग्जांपल देने के लिए कि सिर्फ ये नहीं है कि कैट डॉग, ऐसी चीज़ें नहीं है जिसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगी। हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हो सकती है जिसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगी, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें कैसे कि जैसे हमारे पास कैट डॉग हो गया है ना, एक हो गया पार्क या फिर होम, ठीक है। ऐसे दो तीन मल्टीपल लेबल्स है हमारे पास, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल्स है जिनके अकॉर्डिंग हमारे को हमारा वो डिटरमाइन हो रहा है क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगी 256 डायमेंशन के स्पेस के ऊपर, ठीक है। तो अभी ये हम स्पीच का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो जो स्पीच बनेगी इसमें मतलब स्पीच का ऐसे मॉडल बना हुआ है दो टाइप, मतलब ऐसे एक चीज के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल टाइप के मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। लेटेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो हमें पता नहीं है, ठीक है। जैसे कैट डॉग ये सब कुछ हमें पता होता है, स्काई है या स्काई है, पार्क है, या फिर वो है क्या होम है ना। ये सारे चीज़ें हमें पता होता है, ठीक है। लेकिन लेटेंट वेरिएबल वो है जो हमें पता नहीं है, कब नहीं पता हमें। स्टार्टिंग में जब हमारे पास इमेजेस है ना, तो हम इमेजेस को लेबल नहीं थे, हमें ये पता है लेटेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि हमें ये पता है कि कोई अंडरलाइंग वेरिएबल्स है जिस जो डिटरमाइन कर रहे हैं इसके ऊपर 256 डायमेंशन के स्पेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हमें पता है कि कोई ऐसी चीज़ कैट या डॉग जैसी या फिर कोई चीज़ मतलब ऐसी है कि ये या बूढ़े लोगों की फ़ोटो या यंग लोगों की फ़ोटो किसी तरीके से टूट सकती है हमारा डेटा सेट ऐसे पार्ट्स में, है ना। लेकिन हमें यह पता नहीं है कि कौन से पार्ट्स में टूटेगा, ठीक है। या फिर कौन से पार्ट सबसे अच्छे हैं हमारे तोड़ने के लिए, ठीक है। उसके लिए लेटेंट वेरिएबल होता है ना, कि जो चीज़ हमें नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्पीच का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के मतलब किसी भी तरीके का मॉडल बना सकते हो आप। मॉडल के कॉरस्पॉन्डिंग फिर आप ये इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल, ठीक है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी कैसे डिटरमाइन हो रही है किस चीज़ की किस पे डिपेंडेंट है ना। जैसे उसमें क्या था वेरी शॉर्ट टाइम क्वार्टर में हमारे पास जेड था, जेड जो था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन जेड बता रहा था, है ना। मतलब एक्स के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी थी वो जेड से डिटरमाइन हो रही थी, ठीक है। अभी यहाँ पे वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक्स हमारी स्पीच है, कैपिटल एक्स स्पीच है, ठीक है। अब ये स्पीच जो है स्पीच कैसे विजुअलाइज कर सकते हो आपकी वो जैसे होता है ना, अ, एक तो मेल फ्रीक्वेंसी की तरह मेल स्पेक्ट्रोग्राम की तरह विजुअलाइज कर सकते हो, या फिर उसकी तरह क्या होता है, हाँ क्या बोलते हैं पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड का प्लॉट होता है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी तरह इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। ऑडियो सिग्नल जिसको बोलते हैं, ठीक है। फोटो वोटो देखनी हो तो ऐसे दिखना। जैसे ही है ना ये ऐसे ही ऑडियो सिग्नल की तरह ये,
ठीक है। तो ऐसे इमेजिन कर सकते हो ये स्पीच है, ठीक है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर, स्पीच के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। जो टेक्स्ट है, आपको मैंने टेक्स्ट दे दिया जैसे माय नेम इज जीवेश, है ना। अब इस टेक्स्ट को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो यानी इस टेक्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी स्पीच के ऊपर। तो ये टेक्स्ट जो है स्पीच के लिए एक वेरिएबल है, ये लेटेंट वेरिएबल नहीं है क्योंकि हमें पता रहेगा, ठीक है। हमें पता है कि ये स्पीच का ये टेक्स्ट है ऐसे ऐसे, ठीक है। लेटेंट भी हो सकता था, ठीक है, ले कि अगर हमारे पास सिर्फ स्पीच ही होती हो, हमारे पास टेक्स्ट होता ही ना कुछ, है ना, किसी स्पीच का। लेकिन अभी हम मांग रहे हैं कि हमारे पास टेक्स्ट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीच है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये लेटेंट वेरिएबल नहीं है। ये वायु एक ऑब्जर्व्ड क्लास, जैसे मान लो स्पीकर, ठीक है, कौन सा स्पीकर है ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अलग स्पीकर है, वो अलग तरीके से बोलेगा स्पीच को, ठीक है। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट फिक्स कर दिया, स्पीच स्पीकर भी फिक्स कर दिया है ना, तो भी सेम टेक्स्ट को सेम स्पीकर अलग अलग तरीके से बोल सकता है ना। तो अभी हमने इसमें ये स्पीकर जो था ये लेटेंट वेरिएबल क्यों नहीं था, क्योंकि हमने मान रखा है कि हमारे पास जो ऑडियो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टेक्स्ट भी है, उसके पास उस कॉरस्पॉन्डिंग हमें को ये भी बता रखा है कि ये किसने बोला है, ठीक है। तो अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना एक्स है ना। अभी आप सिर्फ ये कह सकते हो, इतना सा ही मॉडल बना के कह सकते हो कि मेरे जो स्पीच के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेक्स्ट जो है और जो क्या चीज़ है, स्पीकर जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि ये स्पीच के ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। स्पीच के ऊपर मतलब कि जैसे ये हमारे पास एक वो है, क्या होता है, स्पीच का सिग्नल है, ठीक है। इस इसके अंदर ये ऐसा मान लो, इसको थोड़ा सा जूम करोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं दिखेगा, ये थोड़ा गलत बनाया हुआ है। ऐसा मान, ये ऐसे वाला मान लो, ठीक है, ऊपर वाला जो है ना। तो ये मतलब क्या हो रहा है कि हर थोड़े इंटरवल के बाद एक पॉइंट है, ये पॉइंट इसको मतलब डिस्क्रिटाइज कर लो एक तरीके से, ठीक है। ये कंटिन्यूस सिग्नल है, अभी इसको डिस्क्रिटाइज करो, जो उसमें कंप्यूटर में हमारे स्टोर होता है वो भी डिजिटल की तरह स्टोर होता है, डिस्क्रीट ही स्टोर होता है इसके। जब ये डिस्क्रीट हो जाएगा है ना, तो इसकी कुछ डायमेंशन बन जाएगी, ठीक है। तो फिर उस डायमेंशन के हिसाब से है ना, मतलब फिर उतने डायमेंशन का स्पेस इमेजिन कर लो, फिर उतने डायमेंशन के स्पेस के अंदर जो है क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। फिर वो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो स्पीच के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो टेक्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग और स्पीकर के कॉरस्पॉन्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूशन बदलती जाएगी, ठीक है। एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जो डिफरेंट टाइप, जितने भी डिफरेंट टाइप के ऐसे सिग्नल हो सकते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ बताएगी, ठीक है, जो एक्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये वाई टी और वाई ओ के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये भी पता है, हमारे को इंट्यूशन है ऐसी कि टेक्स्ट और स्पीकर के अलावा और भी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकती है हमारी स्पीच, ठीक है। और चीज़ें मतलब कि जैसे कि कौन से इमोशन में बंदा है ना, ऐसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकती है हमारी स्पीच के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, ठीक है। तो हमने ये एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी क्योंकि हमारे पास इमोशन नहीं लिखी पड़ी डाटा के अंदर कि इस ऑडियो के कॉरस्पॉन्डिंग ये इमोशन है, तो इसलिए हमने इसको रिटेंट वेरिएबल कंसिडर किया। हमें ये नहीं पता, हम ये लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये नए इस मॉडल को ऐसे मतलब एक ये मॉडल था, लेकिन ये वाला मॉडल भी वैलिड है, ठीक है। मतलब कुछ भी मॉडल बना सकते हो आप, जो कोई भी केस हो। आप सिर्फ इतना भी बना सकते थे कि सिर्फ इतना, कितना, इतना, ठीक है, टेक्स्ट और स्पीच बस, ठीक है। आपने आपके पास कुछ है नहीं और, ठीक है, और ना आपका सोचने का मन है, ठीक है, और कुछ है ना। तो ऐसे है, ठीक है। अ, ये वाले को मॉडिफाई करके ऐसा बनाया क्योंकि मतलब ये इन्होंने क्या कहा है कि जैसे स्पीकर का, हमने हर स्पीकर को एक नंबर दे दिया था, वाईओ क्या था, स्पीकर का लेवल था, जैसे स्पीकर का नंबर 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, ठीक है। तो इसके बजाय इन्होंने कहा कि स्पीकर
के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप एक स्पीकर चुन लेते हो, है ना, हमने एक स्पीकर चुना तो वो सीधा स्पीच डिटरमाइन नहीं करेगा। जो स्पीकर चूज किया उस वो एक वेरिएबल के ऊपर जेडो के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करेगा, ठीक है। उस जेडो को जब आप उस डिस्ट्रीब्यूशन में से जब आप जेडो सैंपल करोगे और फिर उसको फिर जो जेडो सैंपल करने के बाद आएगा उसके ऊपर स्पीच डिपेंड करेगी, ठीक है। ऐसा क्यों किया, ये सोचना है किसी को कि सीधा ये क्यों नहीं बोला कि स्पीच जो है वो वाइयो पे डिटरमाइन कर लो, मतलब वाइयो से डिटर स्पीच के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वाइयो से डिटरमाइन होगी। ये बीच में लेटेंट वेरिएबल क्यों है, लेटेंट वेरिएबल इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके लिए हमारे पास हमें ये नहीं पता कि स्पीच के इस स्पीच का हमें स्पीकर तो पता है, ये नहीं पता स्पीच स्पीकर के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन आई एक, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो भी जितने भी एरो है ना ये सारे एक एक न्यूरल नेटवर्क से लर्न होंगे, ठीक है, दोनों फोटोज के अंदर, ठीक है। तो ये क्यों किया ये सोचना किसी को, मतलब ये बीच में वेरिएबल क्यों घिसेड़ा है। दो रीजन है, एक तो है कि डायमेंशन बढ़ जाएगी, एक तो कि इस वाईओ को जो एक ही नंबर था, है ना, स्पीकर नंबर बता रहा था, लेकिन जेडो 16 डायमेंशन का हो सकता है, ठीक है। तो मतलब जेडो के जो ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो 16 डायमेंशन की हो सकती है। और कोई रीजन हो तो तुझे 16 डायमेंशन जिसे आगे कंट्रोल कर, है, बोलो। या मतलब आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम स्पीकर वाइज रन कर, आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, वो हम स्पीकर वाइज लर्न कर पाए। समझ नहीं आया मेरे को, क्या बोल रहे हो। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम स्पीकर वाइज लर्न कर। हाँ तो वो तो हमने जब स्पीच के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वाइयो के ऊपर डिपेंड कराई थी, वाइयो जो था स्पीकर का नंबर था, तो उससे भी वो स्पीकर डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ही लर्न करेगा, है ना, जानिए। अच्छा, ये जेड नॉट पूछ रहे हो तुम? जेडो किस लिए आया बीच में, वाइयो को ये लेफ्ट से राइट वाले में क्यों गए हम। पता नहीं। क्योंकि हमारे को मतलब हम इससे हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से स्पीकर डिटरमाइन कर रहा है ना स्पीच को, स्पीच के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन को, वो खाली ऐसे नहीं है कि मतलब ये स्पीकर है तो ये स्पीच है। स्पीकर किसी स्पेशल मतलब जेडो मान लो एक तरीका है, ठीक है, जिस तरीके से स्पीकर स्पीच को ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन कर रहा है। अब ये जैसे मान लो जो स्पीकर है वो अलग अलग तरीके से स्पीच के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। ये चीज कैप्चर अलग अलग कौन से तरीके हैं जिस तरीके से स्पीच के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन कर सकता है स्पीकर, वो जेडो कैप्चर करेगा, ठीक है, जेडो कैप्चर वो करे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मतलब कह स्पीकर सकते हैं अलग कि अलग तरीके से स्पीच को कैसे डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। अब मैं ऐसा कोई भी ग्राफ ड्रॉ, आवाज आ रही है। आ रही है बताओ। हाँ हाँ, आवाज आ रही। 2 सेकंड रुको। नॉट का मतलब ये हो सकता है कि जैसे आई नॉट को एक सिंगल डायमेंशन वेरिएबल है वो जिसमें एक डेफिनेट वैल्यू दे, नॉट एक सॉर्ट ऑफ फीचर वेक्टर क्रिएट करेगा उसी चीज को इंटरप्रेट करने का, और पार्ट्स हाँ ऑफ वही अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा, तो फिर उसको फिट करना ज्यादा आसान होगा। हाँ, ये भी है, मतलब हाँ सही है, फीचर वेक्टर क्रिएट करेगा वो। तो फीचर मैप क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से हाँ मतलब एक न्यूरल नेट से वो फिट आसानी से। हाँ सही है। तो अब ऐसा कोई भी ग्राफ हो, है ना, ये ग्राफ जो बनाए ना इसके इन सब के अंदर टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग होनी चाहिए, ठीक है। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग पता है क्या होती है, जैसे
जैसे वो होता है ना, क्या होता है कंप्यूटर के अंदर जब आप फाइल्स मतलब एक कोई बड़ा प्रोग्राम इस्तेमाल करते हो तो वो डिपेंडेंसी इस्तेमाल करता इंस्टॉल करता है ना। तो जो डिपेंडेंसी वाला ग्राफ है ना, जो बनता है जब आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आपने पाइटॉच इंस्टॉल करना है और उसके लिए मैटप्लॉटलिब और कोई और बोलो, कोई भी लाइब्रेरी, जैसे कोई लाइब्रेरी याद नहीं आ रही है, बताओ कोई लाइब्रेरी याद नहीं आ रही। क्या हो गया, जैसे पाइटॉच इंस्टॉल करना है तो उसके लिए एनाकोंडा और मैटप्लॉटलिब जरूरी है, ठीक है। अब और मैटप्लॉटलिब के लिए कुछ वो जरूरी है, क्या होता है साईपाई ज़रूरी है, ठीक है। अब लेकिन ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि साईपाई के लिए पाइटॉच ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर आप सीधा ऑर्डर एक बना सकते हो ऐसा कि जिस चीज़ों में इंस्टॉल करो आप, है ना, जिस ऑर्डर में इंस्टॉल करो आप, है ना, चीज़ों को, तो आपकी असली में आप प्रोग्राम इंस्टॉल कर पाओ, है ना। तो वो आपका उस ग्राफ के अंदर आपका टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग है, ठीक है। ऐसे है, ठीक है। तो इस ग्राफ के अंदर टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग होने का मतलब कि ऐसा ना हो कि जो स्पीच है वो टेक्स्ट पे डिपेंड कर रही है ना। लेकिन अब आप ऐसे मत करो कि टेक्स्ट को आप स्पीच पे डिपेंड करवा दो, ठीक है। या फिर कोई ऐसे साइकिल ना बने, ठीक है। और एक ऑर्डर मिल जाए आपको जिसमें आप, जैसे मान लो आपको स्पीच का प्रोग्राम इंस्टॉल करना है ना, तो उसके लिए आपको पहले जेडो और जेडएल का प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जेडएल के लिए पहले वाईएल का करना पड़ेगा, जेडो के लिए पहले वाईओ का करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप कभी इंस्टॉल ही ना कर पाओ सारे प्रोग्राम, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आप ऑर्डर एक ढूंढ सकते हो कि पहले क्रॉस वाईएल इंस्टॉल करो फिर जेडएल क्रॉस इंस्टॉल। डिपेंडेंसी नहीं। हाँ, क्रॉस डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग, वो ऑर्डरिंग जैसे आप कोई ऑर्डरिंग बना लो, इसमें पहले वाईएल करो, जेडएल करो, वाईओ करो, जेडो करो, वाईटी करो, एक्स करो, ठीक है। ये एक ऑर्डर बना दिया, ठीक है। इसकी जगह ये भी हो सकता था वाईओ करो, जेडो करो, वाईएल करो, जेडएल करो, वाईटी करो, एक्स करो, ठीक है। दोनों वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग्स है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा इसके अंदर टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्यों होनी चाहिए ये भी थोड़ा थोड़ा बन रहा होगा सेंस, क्योंकि ऐसा ना नहीं होता कि एक वेरिएबल दूसरे को डिटरमाइन कर, दूसरा वाला पहले वाले को डिटरमाइन कर रहा है, ऐसे वाले ग्राफ अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी लाइन है ना, ये एरो है जितने भी, ये सारे जनरेटिव, अभी ये जनरेटिव साइड का मॉडल है, ठीक है। कि क्या हो रहा है जनरेटिव साइड में, अभी ये वाईओ से जेडो कैसे बन रहा होगा कि एक न्यू, मतलब मान लो ऐसा हो रहा होगा कि वाईओ के कॉरस्पॉन्डिंग कोई, जैसे वाईओ की वैल्यू मान लो 4 है, यानी फोर्थ स्पीकर की बात हो रही है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग म्यू और सिग्मा होंगे, ठीक है। जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे और उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से जेडो सैंपल होगा, ठीक है। ऐसे ही वाई एल है लेटेंट क्लास, ठीक है। वाई एल जो है वो डिस्क्रीट है, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब मान लो कि ऐसे इमोशन, हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, ठीक है। ऐसे डिस्क्रीट इस हिसाब से है, ठीक है। अब जो आप इमोशन सैंपल करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग म्यू और सिग्मा होंगे, वो म्यू और सिग्मा के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन में से जेड एल सैंपल होगा, ठीक है। वाईटी टेक्स्ट की एनकोडिंग है, ठीक है। मतलब मान लो कोई एनकोडर है जो टेक्स्ट को एनकोड करता है, एलएसटीएम वगैरह जैसे, उसको आपने उससे आपने टेक्स्ट को एनकोड किया, ठीक है। आप क्या करोगे, जो एनकोडिंग आई उसको, उसके साथ आप जेडो की वैल्यू कनकैटिनेट करोगे, इसकी वैल्यू कनकैटिनेट करोगे, ठीक है। फिर जो एक वेक्टर बनेगा उसके अकॉर्डिंग वो आपका, मतलब जैसे आपके पास जो होता है ना डिकोडर होता है, वेरिएशन होता है एनकोडर के अंदर, वो आपके डिकोडर के अंदर जाएगा और वो स्पीच के ऊपर डिकोडर जो है, जब उसको इन तीनों का कंकैटिनेशन मिलेगा तो वो स्पीच के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा, ठीक है। ऐसा सा लेटेंट वेरिएबल है, इसके लिए भी ऐसी, ऐसा सा मतलब मॉडल है, इसके लिए भी ऐसी सोच सकते हो, ठीक है। तो अब ये इसकी बजाय कोई भी ऐसा ग्राफ होता तो उसके लिए ऐसे ही सोच सकते थे, जहाँ पे मल्टीपल एरे हो वहाँ पे कंकैटिनेट करके बनाओ,
जहाँ पे सिंगल एरे हो वहाँ पे म्यू और सिग्मा बना के सैंपल करो, ठीक है। इसमें भी म्यू और सिग्मा बना के सैंपल ही होगा, लेकिन यहाँ पे कनकैटिनेट एक्स्ट्रा हो रहा है बस, ठीक है। तो ऐसे किसी भी ग्राफ का कर सकते हो आप जनरेशन। अब इसका इन्फरेंस नेटवर्क कैसे बनेगा वो सोचना है, ठीक है। अभी तो सिर्फ जनरेटिव नेटवर्क बनाया था कि ये सैंपल करो, इधर ले जाओ सैंपल करके, ठीक है, एक्स बना दो, ठीक है। अब इन्फरेंस नेटवर्क कैसे बनेगा कि इन्फरेंस नेटवर्क जो है ना कई तरीकों से, बहुत सारे तरीकों से बना सकते हो, ठीक है। जब आपने ग्राफ बना दिया तो इसका जनरेटिव नेटवर्क तो फिक्स हो जाता है, लेकिन इन्फरेंस नेटवर्क आपका फिक्स नहीं होता, ठीक है। इन्फरेंस नेटवर्क अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग तरीके से मतलब कैसे। इंफरेंस नेटवर्क क्या डिस्क मतलब इन्फरेंस नेटवर्क डिकोडर मतलब कि कोडर इन्फरेंस नेट डिस्क्रिमिनेटिव नेटवर्क इन्फरेंस नेटवर्क जन होगा कि जब आपको स्पीच पता है जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव नहीं, इन्फ्लुएंस नेटवर्क होगा जब आपको स्पीच पता है और आप लेटेंट वेरिएबल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बताने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब वही हो गया ना डिस्क्रिमिनेटर हो गया ना या डिकोडर हो गया। ये जो अभी इधर बताया था ना डिकोडर, जो ये इसका नाम डिकोडर नहीं है, ठीक है। जो अभी बताया था कि ये 3 कनकैटिनेट करके लेगा और स्पीच बनाएगा, हाँ वैसे वो डिकोडर ही है। अच्छा पता रुको हाँ डिकोड डिकोडर हाँ वो कंसेप्चुअली हाँ मतलब कंसेप्चुअली। जी ले रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है तो डिकोडर। हाँ, और एनकोडर ठीक होगा है। जो स्पीच लेके इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी लेटेंट वेरिएबल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अब वो उसके जो वो जो है ना क्या होता है इन्फरेंस है, वो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। एक तो तरीका है कि आपके पास स्पीच है, ठीक है, तो अब आप उससे जेडो को इन्फर करो, जेड को इन्फर करो पहले, ठीक है। फिर जेड से इन्फर करके वाई एल इन्फर करो, जेडो से वाई ओ इन्फर करो, ठीक है। ऐसे इन्फरेंस नेटवर्क चलाओ, ठीक है। और टेक्स्ट तो आपको पहले से ही पता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन्फर करने की, ठीक है। स्पीच से पहले जेडो बनाओ, ठीक है। जेडो से वाईओ इन्फर करने की ज़रूरत नहीं है, यह है, क्योंकि वाईओ पहले से पता है आपको, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत है क्योंकि आप वाईओ के मतलब या तो वाईओ इन्फर ना करो या मतलब वाईओ इन्फर करने की जरूरत नहीं है, आप करेक्ट स्पीकर के करस्पॉन्डिंग म्यू और सिग्मा देखो कौन से है, उन म्यू और सिग्मा के वाली डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर जो आपने जेडो इन्फर किया है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट करो, ठीक है। अगर वो ज़्यादा है तो मतलब आपका अच्छा है, अगर कम है तो आप उसको बढ़ाओ, ठीक है। और 2 सेकंड रुको। हाँ, फिर ये स्पीच से जेडल बना, मतलब जेडल के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, ठीक है। अब जेडल से आपको वाई एल भी इन्फर करना पड़ेगा, ठीक है। और वाई एल जब आप इन्फर करोगे तो उसको आपको डिकोडर के अंदर फिर ऐसे उल्टा करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपको मतलब इसको किसी लेवल से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे तो आपने क्या किया था कि वाईओ के करस्पॉन्डिंग जो म्यू सिग्मा थे वो जो डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे थे जेड वाले स्पेस के ऊपर, उसके अंदर आपने जेडो जो इन्फर करके आया उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी और उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश किया। लेकिन इसके अंदर आपको एक्स से जेड एल इन्फर करना पड़ेगा, जेड एल से वाई एल इन्फर करना पड़ेगा, फिर वाई एल से जेड एल इन्फर करके जेड एल से वापस स्पीच के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। उस स्पीच की डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर ओरिजिनल स्पीच की क्या प्रोबेबिलिटी थी उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ये ऑटो एनकोडर, वेरिएशन ऑटो एनकोडर जैसे ही है, ठीक है। अभी ये क्या तरीका बताया था कि स्पीच से पहले जेड और जेड एल इन्फर कर रहे थे, फिर जेड एल से वाई एल इन्फर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसकी बजाय हम ऐसे भी कर सकते हैं कि स्पीच से सीधा हम वाई एल इन्फर करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर वाई एल की जो वैल्यू है उससे हम जेड एल इन्फर करें, ठीक है। फिर जेड एल से वापस स्पीच बनाने की कोशिश करें। इससे हमारे को छोटी साइकिल पड़ी, देखा पहले क्या होता है, एक्स से जेड एल बनाया, जेड एल से वाई एल बनाया, वाई एल के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन आई उससे जेड एल, उसमें से एक वाई एल सैंपल किया, फिर वापस जेड एल सैंपल, उस वाई एल के कॉरस्पॉन्डिंग एक जेड एल सैंपल किया, जेड एल से वापस स्पीच बनाई, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आपने स्पीच से सीधा आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कि एंग्री थी, सैड थी, हैप्पी थी, कैसी थी, ठीक है।
ये वाला आपने जब किया वाई को डिटरमाइन, तो उस जो वाई की वैल्यू आई उससे आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने उसको एक नेटवर्क में भेजा। फिर आपके पास म्यू और सिग्मा जो है उससे आपने डिस्ट्रीब्यूशन बना के ZL सैंपल किया और वापस आपने ZL को इधर भेजा कंकैटिनेट होने के लिए, और आगे स्पीच जो आई उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी। मतलब आगे जो स्पीच के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन आई उस पे आपने ओरिजिनल स्पीच की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी क्या थी उसके अंदर, ठीक है। फिर उसको मैक्सिमाइज किया, ठीक है। इससे छोटी साइकिल पड़ी, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप पहले, और वैसे क्या बढ़ रही थी 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे मतलब अलग अलग तरीके से इन्फर कर सकते हो। इन्फर आपको जरूरी नहीं पहले ZL करना है ना। अगर आपका इन्फरेंस नेटवर्क की कैपेसिटी सही है तो वो सीधा बता सकता है कि ये स्पीच को देख के कि एंग्री है, सैड है, या कि उसको बीच के किसी वेरिएबल को देखने के बजाय। ये वाली बात समझ आई कि स्पीच से जो इन्फरेंस नेटवर्क वाई के अंदर लेके जा रहा है, मतलब ऐसा एक नेटवर्क हो सकता है जो स्पीच से सीधा वाई के अंदर ले जाए। जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही जाना पड़े, स्पीच से ZL जाना पड़े, ZL से वाई, ठीक है। ये लिखा है जनरेटिव मॉडल एंड इन्फरेंस मॉडल कैन हैव डिफरेंट ग्राफ, वन नीड नॉट बी इनवर्स ऑफ another. If one is not exactly the inverse of another, then generative model and inference model can share parts, ठीक है। इसकी एक फोटो भी है अच्छी सी, कैसे मतलब इसमें वो स्पेशल केस नहीं है, स्पीच का स्पेशल केस था उसमें, कोई वो इमेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग वाला केस है, उसकी भी नीचे वाले ये इसी में है, ठीक है। ये इन्फरेंस मॉडल कैसे काम करता है वो बताया हुआ है कि आपको कोई इन्फरेंस मॉडल, इसमें जो ZI है वो इन्फरेंस मॉडल की एक अंदर कोई भी नोड है, ठीक है। तो आप क्या करो कि ZI के सारे पेरेंट्स का इस्तेमाल करके उनको कंकैटिनेट करके एक नेटवर्क के अंदर भेजो, फिर वो उससे ZI के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बनवाओ, फिर वो ZI सैंपल करो। और ये ZI कौन से ऑर्डर में सैंपल करना है आपने, जनरेशन के टाइम में आपको यही रखना है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या है, जो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग बनाई थी, ठीक है, वो है। उस ऑर्डर में आप ZI को करोगे, है ना, क्योंकि आपको ZI के पेरेंट्स सारे कंकैटिनेट करने हैं। तो ZI के पेरेंट्स सारे कंकैटिनेट करने के लिए आपके पास ZI के पेरेंट्स की सारी वैल्यू होनी चाहिए। तो ZI के पेरेंट्स के सारी वैल्यू होने के लिए आपको ZI के पेरेंट्स सारे पहले से सैंपल हुए होने चाहिए, है ना। तो ये फॉर i इज इक्वल टू 1 to k जो है ये ऐसे टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग में है, ZI एक एक करके जो टोपोलॉजिकल ऑर्डर बनाया था ना कि YL ZL YO ZO YT ऐसे, तो इसी ऑर्डर में अब आप एक एक करके मतलब पहले YL सैंपल करोगे, फिर ZL, फिर YO, फिर ZO, फिर YT, फिर X, ठीक है, ऐसे चलो, ठीक है। ये जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे ऐसे सैंपल करेंगे, ठीक है। जैसे कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये लेटेंट स्पीकर के ऊपर, और जैसे एंग्री सैड वगैरह के ऊपर, ठीक है। जहाँ पे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगी वहाँ पे ऐसे सैंपल करेंगे। ये एप्सिलॉन आई, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्सिलॉन आई से सैंपल किया। ये वही वाला पुराने ये वाला जो यही वाला तरीका है जो उसकी जनरलाइजेशन बनाई थी ना। हाँ बताओ जो स्पीकर है वो तो वाई नॉट है, क्या स्पीकर, स्पीकर क्लास तो वाई नॉट है। हाँ वाई ओ नॉट है, और ये इमोशन क्लास क्या वाई वाई, है, हाँ इमोशन बोल रहे हैं जिसे इसको, तुमने कहा लेकिन ये इमोशन एंग्री। एक्सेंट काफी सारी चीजें कुछ भी कैप्चर कर सकती है, ठीक है। हमें पता नहीं है अभी नहीं तो ये वाई वन हो, क्या वाई एल है वो, हाँ वाई एल लेटेंट, हाँ बताओ। नहीं तो ये
ये क्या एक्सप्लिसिटली टैग नहीं है जैसे जैसे उसमें जो ये ग्रे वाले कि सर्कल है ना, ग्रे वाले, ये एक्सप्लिसिटली हाँ, आपको डेटा के अंदर है, ये अच्छा जेडो अच्छा ये अच्छा सब कुछ नहीं है, ये बता रहा हूँ। वाइल की इम्प्लिसिट लर्निंग हो रही है। हाँ, वाईएल की इम्प्लिसेंट लर्निंग हो रही है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में बताओ क्योंकि जैसे हम लोग क्या ये वाले चीज? पेपर्स देख रहे थे ना प्रोसिडी वाले, तो उसमें बताया गया कि प्रोसिडी इनहेरेंटली क्या है ना, होता और है? स्टाइल भी इनहेरेंटली, तो वो कैसे, वो थोड़ा और क्या क्या क्या? डिटेल। प्रोसोडी इनहेरेंटली जो क्या? प्रोसिडी और स्टाइल है वो इनहेरेंटली लर्न कर रहा है ना, वो मतलब एक्सप्लिसिटली डिफाइंड एक्सप्लिसिटली कहाँ डिफाइंड है? नहीं, डिफाइंड है, वही मैं हाँ, कह रहा नहीं हूँ डिफाइंड जैसे है ना। हमने तो हाँ, तो वो कैसे रहता है, मतलब वो ये तो समझ आ गया कि वो लेटेंट क्लास का लेटेंट क्लास है वो, लेट्स से प्रोसीडी की हो गई, ये बट वो मतलब ये लेटेंट क्लास क्या बता रही है? ये बता रही है कि एक वाईएल जो है वो किस तरीके से स्पीच को मतलब वाईएल जो है वो अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है स्पीच को, लेकिन किस तरीके से करेगा वो जेडल एक तरीके से बता रहा है। वाईएल के कॉरस्पॉन्डिंग एक फीचर मैप जैसे है वो। हाँ, बताओ क्या बोल रहे थे? हाँ, जो मेरा क्वेश्चन है वो यही है कि वाइल मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है लेट्स से प्रोसीडी, हाँ, तो कैसे कैप्चर कैसे कर रहा है मतलब प्रोसीडी वो के। कैप्चर ऐसे कर रहा है कि ये वाईएल क्या चीज कैप्चर करेगा, जो भी स्पीच के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। हमने क्या बोला, किस चीज के बेसिस पे आ रही है? एक तो टेक्स्ट के ऊपर, एक स्पीकर के ऊपर डिपेंड करती हुई। स्पीकर और टेक्स्ट के अलावा जितना भी बचेगा ना, जैसे देखो इधर टेक्स्ट के एक टेक्स्ट पे एक डिपेंडेंसी है, एक स्पीकर पे डिपेंडेंसी है। अब जितनी भी बची हुई चीजें है ना, वो सारी ये कैप्चर कर सकता है, ये वाला थर्ड पार्ट। ठीक है। नहीं मतलब इसका इंट्यूशन नहीं आया, कंसेप्चुअली ठीक है, कंसेप्चुअल फॉर्म में समझ आ, बट मतलब अगर हम स्पेसिफिक एग्जाम अच्छा स्पेसिफिक पेपर देखो की बात, कि हाँ ऐसे उसमें कैसे हो। अ, हाँ 2 सेकेंड। हाँ हाँ। ये हमें अभी किसी चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो ये प्रोसोडी या फिर इमोशन या फिर एक्सेंट ऐसी कोई चीज़ कैप्चर करेगा। हमें सिर्फ इस चीज़ की गारंटी है कि वो ऐसी चीज़ें कैप्चर करेगा जिसके अलग अलग स्पीच के जिसके अंदर स्पीच के आप अलग अलग ग्रुप्स बना सको। ग्रुप्स मतलब कि जैसे अगर स्पीच का जो स्पेस है ना, जो ये वाली जैसे जिस स्पेस के अंदर ये सारे अलग अलग ऑडियो सिग्नल्स है ना, उस स्पेस के हम्म, अंदर अगर ऐसे ग्रुप बने होंगे है ना, जिसके एक ऐसा ग्रुप है जिसके स्पीच मतलब जिसके लिए जैसे जो वाईएल है ना, इसकी डायमेंशन जो है या फिर मतलब जो जितने मतलब ये 5 6 या ऐसे कुछ 10 12 ऐसी डायमेंशन है थोड़ी वाईएल की। ठीक है। तो एक तरीके से ये पूरे स्पीच के स्पेस को 10 12 टुकड़ों में बांटेगा। ठीक है। अब इसको उन टुकड़ों में बांटना है, 10 12 टुकड़ों में, अच्छा। है जिन टुकड़ों में ये हो कि जब ये वापस इन्फर करे ऐसे, और इन्फर करी हुई चीज से जनरेट करे वापस स्पीच, तो वापस वो वाली स्पीच आ जाए, अच्छे से आए। ठीक है। अब टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन और स्पीकर की इंफॉर्मेशन से जितनी स्पीच रीजनरेट कर सकता है उतनी तो वो करेगा, है ना, या मतलब उतनी तो मिनिमम हो ही जाएगी। ठीक है। अगर ये वाली चीज ना होती तब भी,
लेकिन अब ये एक्स्ट्रा चीज़ आई है, तो और इसका एम क्या है कि मेरे को ऐसी 12 क्लासों में तोड़ना है, ताकि वापस जब मैं क्लास का लेबल इस्तेमाल करके मतलब पहले इन्फर करूँ क्लास का लेबल, फिर वापस जनरेट करूँ स्पीच, तो जो 12 टुकड़े आए वो ऐसे हो कि जनरेशन के टाइम में जो ओरिजिनल स्पीच है जिनसे मैं 12 जिस स्पीच को देख मैं एक स्पीच को देखता हूँ उसको एक टुकड़े को असाइन कर देता हूँ, ठीक है, कि ये स्पीच इस टुकड़े की है, ठीक है। फिर जब मैं उस टुकड़े का इस्तेमाल करके जब मुझे पता है कि मैं अब पहले इन्फ्रेंस के टाइम में क्या बोलता हूँ कि स्पीच को देखता हूँ, मैं कह देता हूँ ये स्पीच इस टुकड़े की है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, अब जब मैंने कहा है कि ये स्पीच इस टुकड़े की है ना, तो अब मैं उस टुकड़े का लेबल इस्तेमाल करके वो स्पीच टेक्स्ट और स्पीकर का इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले से है, उस टुकड़े का लेबल इस्तेमाल करके वो स्पीच फिर दोबारा से जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर ये टुकड़ा जो है वो अलग-अलग ग्रुप्स की स्पीचेस को सेम टुकड़ा असाइन करेगा, है ना? तो जब सेम टुकड़ा असाइन हो रहा है 2 टाइप की अलग-अलग स्पीचेस को, तो सेम तरीके से वो दो जब सेम टुकड़ा असाइन होगा तो सेम तरीके से वो स्पीच बनाने की कोशिश करेगा, है ना? जैसे वाईएल की वैल्यू अगर मुझे सेम आई थिंक वाईएल की वैल्यू सेम डालोगे तो मुझे सेम तरीके से स्पीच बनने इस की पॉइंट कोशिश ऑफ होगी। टाइम पे काफी ज्यादा डाउट्स है, मतलब एक तो मतलब आई डोंट नो ये राइट टाइम डिस्कशन। क्या हुआ? हाँ, मैं कह रहा था कि काफी डाउट्स हैं, तो अभी मतलब डिस्कस कर सकते हैं उसमें, या फिर मैं एक बार अपने आप से देख लेता हूँ और इस वाले इमेज पेपर से वाले रिलेट डेटा कर पे लेता देख लेना, ठीक है, कि कैसे जो वेरिएशन ऑटोएन्कोडर होता है वो क्यों करता है ऐसे कि जो पास वाली स्पीचेस है उनको इकट्ठा करने की कैसे हूँ। कोशिश करता है, ठीक है। इसमें मेरे को भी लास्ट वाले पार्ट में डाउट था जहाँ पर आपने वो रीजनरेट करने की बात करी ना, वो तो डिवाइड करके। वेरिएशनल ऑटोएन्कोडर करना क्या चाहता है हमेशा? हमेशा क्या करने की कोशिश करता है? वो रीजनरेट करने की कोशिश करता है ना, ऑटोएन्कोडर तभी बोलते हैं उसको, है ना। वो देखते हैं वेरिएशन ऑटोएन्कोडर क्या देखता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी जो मैंने मेरे डिकोडर ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है उसके अंडर मेरी जो ओरिजिनल डेटा सेट में स्पीच है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है ना। हाँ, यानी नहीं, बट एक अच्छा एक तरीके बात से रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा है स्पीच। हाँ, सेम और सैंपल रीजनरेट कर रहा है सैंपल है, एसेंशियली सेम सैंपल रीजनरेट कर रहा है। और हाँ डिवीजन इसलिए हो रहा है, वो लेटेंट वेरिएबल डिवाइड क्लासेस में इसलिए कर रहा है ताकि वो रीजनरेशन आसान हो हाँ, जाए। उसका लेटेंट वेरिएबल एक तरीके से ये लेटेंट वेरिएबल क्योंकि रीजनरेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो लेटेंट वेरिएबल के लिए मोस्ट बेनिफिशियल तरीका यही होगा कि सिमिलर तरीके से रीजनरेट होने वाली चीज़ें सेम क्लास में डालें, ठीक है, क्योंकि एक क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग वो एक ही तरीका मैक्सिमम असाइन कर सकता है हम ये रीजनरेट कह करने सकते का। हैं कि हमने लेटेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, वो सॉर्ट ऑफ एक फीचर हो गया, और जो लेटेंट रिप्रेजेंटेशन है उसकी, वो अपने आप उस चीज को लेबल कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ हाँ डेटा सेट बना रहा है जिसमें उस फीचर के बेस पे उस चीज को लेबल कर रहा है। जैसे हाँ हमारा मेन टेक्स्ट था, तो टेक्स्ट मतलब अगर मैं इमेजेस का एग्जांपल लूँ, डॉग्स और कैट्स का आपने इमेज वो लिया, और जब हमने लेटेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया तो उसने अपने अंदर ही लेबल कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर फीचर था कि इमेज में ट्री है कि नहीं, मतलब रैंडम एग्जांपल, हाँ उसने यस नो अगर उसने लेबल कर लिया, तो जब वो रीजनरेट करेगा वो उसको रेफर करेगा कि वो यस है या नो, और फिर उस पार्ट ऑफ द इमेज को रीजन। हाँ सही है। पूछना किसने कुछ? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि उसको लेटेंट उसने ये कैसे लर्न किया कि
लेटेंट क्लास है कि ट्री क्या लेटेंट क्लास ट्री है है या नहीं, ये और कैसे लर्न किया? ये क्योंकि देखो दोनों है कि ट्री है ये कैसे लर्न किया और ट्री यस और नो है ये कैसे लर्न उसने बस ये लर्न करना है कि मैं कोई इमेजेस को किसी तरीके से ऐसे ग्रुप्स में बांटना है ना, जिससे मेरे को रीजनरेट करने में फायदा रहे। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो तो जैसे लेटेंट वेरिएबल हुआ, ठीक है, तो वो लेटेंट वेरिएबल को वो उसको माइनर एक्सप्रेशन हमें नहीं पता कि वो ऐसे ट्री ट्री यस या नो ट्री लर्न करेगा या यस या नो लर्न करेगा, ये हमें अभी नहीं पता। ठीक है, वो हमें नहीं पता। बाई चांस बाद में ऐसा हो जाता है। ठीक है, हम पहले उसको ट्रेन करते हैं, बाई चांस बाद में ऐसा हो जाता है। ठीक है, नहीं तो जैसे अब मान लो आप प्रोसिडी वाले एग्जांपल पे स्विच करते हम हैं, तो क्योंकि उस वो केस में वो डेटा ऐसा है क्योंकि वो डेटा ऐसा है कि सेम प्रोसोडी वाले सेम ग्रुप में रहते हैं, है ना, सेम प्रोसोडी वाले ये वाली स्पेस के अंदर पास पास रहेंगे, है ना, सेम प्रोसोडी वाले सेम तरीके से रीजनरेट होते हैं, इसलिए। ठीक है, क्योंकि डेटा के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है ना, इसलिए हमारा मॉडल यार ये मैं लेटेंट वही कह रहा हूँ वेरिएबल ना, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी केवल प्रोसिडी नहीं हो सकता है ना, प्रॉपर्टी तो बहुत कुछ होगा, मतलब प्रॉपर्टी कैन बी, चलो स्पीकर तो तुम्हें अलग से डिफाइन कर दिया तो मेल फीमेल तो अपने आप चले गया उसमें, बट इवन इन आफ्टर दैट केस मतलब प्रोसिडी है, उसके बाद तुम्हारा स्टाइल है कि स्टाइल से बोला, उसके बाद स्पेसिफिक मतलब काफी चीजें है ना, सो आई एम हाँ, सेइंग कि काफी सारी चीजें हैं। प्रोसोडी उसको प्रोसिडी पे ही क्यों उसको वो किया, मतलब प्रोसोडी कंट्रोल क्या किया होती या है? लिमिट प्रोसोडी किया। क्या होती है? वैसे प्रोसिडी भी एक जेनेरिक एक सेमेंटिक टाइप टर्म है हाँ, जिसमें वही की मतलब जिसमें जो, जो टेक्स्ट और स्पीकर को छोड़ के जो बचता है वो सारी प्रोसोडी होती है ना। तो बस फिर टेक्स्ट और स्पीकर को छोड़ के जो बचा हुआ है वो साइड में वही है। ठीक है, ये टेक्स्ट और स्पीकर को छोड़ के बाद में, और ये कुछ भी कर सकता है लर्न। ठीक है, हमें भी नहीं पता फाइनली जब लर्न होके आता है तो कभी कभी आ जाता है प्रोसोडी, कभी एक्सेंट आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। ठीक है, इसमें इतनी सारी डायमेंशंस है। ठीक है, अगर तो जब एक डायमेंशन एक या दो तीन डायमेंशन एक्सेंट को कैप्चर करने लग गई तो उसको अपने आप लगेगा कि मुझे बाकी सारी डायमेंशंस जो है, अगर मुझे अच्छा रीजनरेट करने की कोशिश करनी है तो बाकी सारी जो डायमेंशन है उनको अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 3-4 डायमेंशन में बस हो गया एक्सेंट। अब और कितनी डायमेंशन लगाओगे एक्सेंट के लिए? ठीक है, नहीं जैसे मैं भी कह रहा हूँ ना, एक्सेंट है, एक्सेंट अलग है, प्रोसिडी अलग हाँ, सब कुछ अलग अलग है। है। तो हाँ लेकिन तो उस आप केस में तो डायमेंशन वाई एल की बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो वो एक ही चीज ऐसा तो है नहीं कि वो अब एक्सेंट के लिए ही सारी डायमेंशन इस्तेमाल करता रहेगा। उसको अगर अच्छा रीजनरेट करना है तो बाकी चीजों के लिए भी इस्तेमाल करने लगेगा ना डायमेंशन बाकी, हम्म, है ना। तो ये तो तो फिर मतलब वो बेसिकली एक तरीके से वो नहीं होगा कि जैसे मतलब अगर हम इसी को लेट्स से अगर हम जैसे वाई नॉट डिफाइन, वैसे हम वाई वन भी डिफाइन कर दें, एक ऑब्जर्व क्लास विच इज a representation of let's say accent, और हाँ, let's तो say a फिर उसको representation, हाँ, उसके लिए ये इसी को मतलब ऐसे एक साइड में और लगा दो डब्बा, बस अच्छा ऐसे। अच्छा, तो ये हाँ तो एक्सटेंड उस केस करते में जा तो फिर सकते हो, उससे मॉडल अच्छा होता जाएगा, और क्योंकि उसमें आप सुनो, अब मान लो हाँ जैसे ये है कि एक तरीके से हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं ऑफ विच इज लेट्स से एक्सेंट, प्रोसिडी, और ये मेल फीमेल, और लेट्स से एज, मतलब बहुत सारे फीचर्स हो गए हाँ एक हाँ तो अब ये सिंस ये लेटेंट क्लास है, सिंस हमने एक ही चीज डिफाइन करी है, तो वो बाकी जो सारे फीचर्स हैं उसको वो एक ही क्लास में डिफाइन करना चाह रहा है, लेटेंट क्लास। हाँ बट अगर हम उसमें से एक फीचर निकाल के एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दें, लेट्स से प्रोसिडी, तो जो बाकी के फीचर्स हैं उसको वो और बेटर लर्न करेगा। तो मतलब हाँ प्रोसिडी तो बेटर हुआ ही हुआ, बट इसके अलावा जो बाकी के फीचर्स हैं उसका उसका रिप्रेजेंटेशन भी बेटर इन द फॉर्म ऑफ अ लेटेंट क्लास। हाँ, ये भी है। इसके लिए इसके जैसा ना वो है एक मतलब एनएमटी में इसके जैसा एक पेपर है जो आपने बताई ना अभी चीज की, अगर एक्स्ट्रा मतलब निकाल दोगे थोड़ी चीजें साइड में तो बाकी चीजें जो है वो भी अच्छे से लर्न करेगा, और उस पे तो जो हाँ निकाली है अलग से वो तो
अच्छे से करे, तो मतलब मेरा ये तो एसएसएल का मतलब सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग का प्राइम एग्जांपल हुआ ना एक तरह। मैं हाँ हाँ, वीएई तो है ही सही, सेल्फ सुपरवाइजरी है। बट मान ली वो तो पता ही है कि वीएई से और एसएसएल का इसके प्राइम अंदर एग्जांपल। ज्यादा लेवल भी बना सकते हो ऊपर, मतलब जैसे उससे उससे इमेज वाले डेटा में ज्यादा अच्छे से लर्न होता है। जैसे इधर यहाँ पे है ना 3 लेवल बना रखे हैं इन्होंने। अच्छा सुनो, अब मेरा क्वेश्चन है, ये शायद बेसिकली सी, अब जैसे एक स्टैंडिंग प्रॉब्लम थी हमारे पास, हम एक बार प्रॉब्लम से भी रिलेट करते रहेंगे ना, ज्यादा इजी होगा। तो स्पीच में एक जैसे स्टैंडिंग प्रॉब्लम थी कि ये प्रोसिडी लर्न कर पा रहा है, बट लर्न कर पा रहा है इन द सेम लैंग्वेज। सो लेट्स से अगर मुझे ट्रांसफर करना हो कि द कैट सैट ऑन द मैट, मतलब द एम्फेसिस इज ऑन मैट, अब यही मुझे ट्रांसलेट करना है हिंदी में, बिल्ली गद्दे पे बैठी है, तो गद्दा, लेट्स से गद्दा को हम एम्फेसिस, तो इस टाइप का कुछ काम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, जो तुम्हारा स्पीच वन, स्पीच यानी और आपको तुम्हारा सॉरी टेक्स्ट वन, नहीं नहीं सुनो, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू और स्पीच को कंडीशन कर रहे हो, नहीं टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू और स्पीच वन कंडीशन कर रहा है, और हमें स्पीच टू जनरेट करनी है, ठीक है। हाँ अब इस केस में ये तो फिर जैसे तुमने बोला कि इसके ऊपर और भी चीजें लगा सकते हैं, तो ये वैसा कुछ नहीं हो गया कि मतलब मल्टी मोडालिटी लर्न कर रही है, कि एक तो तुम्हारे स्पीच टेक्स्ट T1 और S1 की मैपिंग कर रहा है, और T1 और S1 के साथ साथ ये T2 की मैपिंग भी कर रहा T1 और S1 देखो, मेरे को समझ नहीं आया, बताओ फिर। T1 S1 क्या? है। सो बेसिकली हम तुमको यहाँ तक तुम अग्री करते हो कि जो हम चीजें उसमें देख रहे थे प्रोसिडी वाले में, तो वो रेफरेंस प्रोसिडी, ठीक है, उसके बाद वो कुछ जनरेट, अब इस केस में उसने एक तरीके से प्रोसिडी लर्न करी एट अ स्पीकर लेवल, बट अगर हम इसी को लेट्स हम 2 मतलब सेकंड रुको, ट्रांसलेट करवाना है। आवाज आपकी जा रही है बीच में, एक बार आराम से। क्या हुआ? हाँ हमारे हाँ, तो पास उस प्रोसोडी है, स्पीकर और टेक्स्ट के अलग, है ना, और लैंग्वेज के अलग। नहीं नहीं, प्रोसिडी है हमारी इंग्लिश में, और मतलब टेक्स्ट है और स्पीच है इंग्लिश में, ठीक है, अभी तक का जो काम हाँ हो रखा है ये, ठीक है। ठीक है। बट हमें लेट्स से जो काम चाहिए, ये मैं यूज केस बता रहा हूँ, अभी वैसे तो ये broadly discuss- इंग्लिश वाली प्रोसोडी को हिंदी वाली प्रोसोडी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए एक अलग से वो बनाना पड़ेगा। क्या होता है, कोई नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये नहीं नहीं, हाँ कर मैं वही सकते कर हैं रहा हूँ, ना, नेटवर्क मतलब अलग से जो नेटवर्क मत बना, हाँ हाँ, बट जैसे तुम नहीं नेटवर्क बना के वाई कर नॉट में सकते हैं डिफाइन ना, कर रहे हो। कि नेटवर्क बना हाँ, कैसे कर सकते हैं ना, कि जैसे एक मतलब जो जैसे इंग्लिश वाले पे हमारे पास अभी पहले से है कि इंग्लिश वाले की प्रोसोडी लर्न करके, मतलब जो जैसे जीएसटी टैकोट्रॉन वाला मॉडल है, उसको इंग्लिश वाले डेटा पे ट्रेन कर लिया, फिर उसको हिंदी वाले डेटा पे ट्रेन कर लिया, फिर उसकी जो हिंदी वाली इंग्लिश वाले की प्रोसोडी हिंदी वाले की प्रोसोडी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए एक नया मॉडल ट्रेन किया। लेकिन मतलब इंग्लिश वाले की प्रोसोडी को हिंदी वाले की प्रोसोडी में बदलने के लिए क्या चाहिए हो, इंग्लिश वाले की प्रोसोडी तो इंग्लिश वाले के टेक्स्ट को डालेंगे हम जीएसटी वाले में, तो इंग्लिश की प्रोसोडी आ जाएगी। हिंदी की प्रोसोडी के लिए हिंदी के टेक्स्ट को डालेंगे तो हिंदी की प्रोसोडी आ जाएगी। फिर एक नेटवर्क होगा जो इंग्लिश वाली प्रोसोडी को हिंदी वाली प्रोसोडी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। नहीं लेकिन ये जो लेकिन तुमने लेकिन दूसरा हमें पॉइंट तो बोला कि इंग्लिश की ट्रांसलेशन की ही स्पीच चाहिए होगी ट्रेन करते वक्त, है ना। नहीं नहीं, जो तुमने दूसरा पॉइंट बोला कि हिंदी की प्रोसिडी, हिंदी का टेक्स्ट डालेंगे तो हिंदी की प्रोसिडी कर लेगा, ये नहीं है ना, नहीं ये नहीं, वाला ऐसा हमने कुछ एग्जिस्ट नहीं हमने कर। एक मॉडल ट्रेन किया इंग्लिश के डेटा पे, ठीक है, जीएसटी टैकोट्रॉन, ठीक है। उसने हम्म उसके अंदर जब आप इंग्लिश का टेक्स्ट डालोगे तो इंग्लिश की आ जाएगी प्रोसोडी, है ना। फिर आपने हम्म, एक नया मॉडल बनाया, है ना, जो आपने सिर्फ हिंदी के डेटा पे ट्रेन किया, ठीक है, ठीक जीएसटी है। टैकोट्रॉन वाला। फिर उसके अंदर जब आप हिंदी का टेक्स्ट डालोगे तो हिंदी की प्रोसोडी आ जाएगी, ठीक है। हाँ, फिर अब आप एक नेटवर्क को ना जो इंग्लिश की प्रोसोडी को हिंदी की प्रोसोडी में बदले, है ना, ठीक है। ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी होगा कि आपने जो इंग्लिश वाला टेक्स्ट डाला है
जीएसटी टैकोट्रॉन में और जो हिंदी वाला जो टेक्स्ट वाला है ना, वो एक दूसरे की ट्रांसलेशन हो। दोनों अलग-अलग मॉडल में गए हैं। एक दूसरे की ट्रांसलेशन भी हो, एक दूसरे की मतलब वो प्रोसिडी वाली मैपिंग भी हो। नहीं, वो ज़रूरी नहीं। हमें तो यही फाइनल चीज़ हमारे पास यही है ना कि हम इंग्लिश वाले की जब हाँ ट्रांसलेशन चलो कर ट्रांसलेशन भी हो, चलो ठीक है, प्रोसिडी ट्रांसलेशन छोड़ ही दो हो, एक्सप्लिसिटली। हाँ ट्रांसलेशन। नहीं, ट्रांसलेशन भी हो और वो भी हो टेक्स्ट बेसिकली। T1 T2 और S1, मतलब T1 इंग्लिश टेक्स्ट, T2 हिंदी टेक्स्ट और S1 इंग्लिश ऑडियो। हाँ, तो क्या हुआ? ये डेटा हो हमारे पास और उसके बाद हमें जनरेट करना है T2 से S। लेकिन हाँ, हमारे पास तो हमें क्या जनरेट करना है T2 से S2। हाँ, हाँ, तो पहले विद मैं नया मॉडल विद बता रहा था। रेफरेंस प्रोसिडी। हाँ, हाँ। रेफरेंस प्रोसीडी वो वाली काम करेगी या नहीं मेरे को पता नहीं ना अभी। सॉरी नहीं, हमें बनाना है, एक तो T2 यही डैश तरीका है कि से S2 यूजिंग T1 डैश। क्या बनाना है? पहले बताओ हमें बनाना है ट्रेनिंग डेटा क्या है? ट्रेनिंग डेटा T1 T2 और T1 T2 और T1 T2 एक दूसरे की T1 T2। ट्रांसलेशन है। हाँ हाँ, हाँ, मतलब आपने इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट किया। हाँ, बताओ फिर और क्या है और डेटा? S1। S1। अच्छा, हाँ, बस यही है ट्रेनिंग डेटा। अब हमारे पास तो ये लेकिन ट्रेनिंग डेटा। हिंदी का भी है ना, तो वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं ना। ये S2 भी है यानी हाँ हमारे पास नहीं, S2 T2 और T1 S1। लेकिन T1 T2 एक दूसरे की ट्रांसलेशन नहीं है हमारे पास। ऐसा डाटा पड़ा है अभी, है ना? हम्म, तो T1 S1 पे एक जीएसटी टैकोट्रॉन ट्रेन कर लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा। नहीं, मैं सोल्यूशन पे नहीं आ रहा, सोल्यूशन पे बिल्कुल मत। अच्छा, बट ठीक है। यूज मतलब मैं वो यूज वाला केस प्रेजेंट वो कर रहा वाला हूँ और उस यूज केस वो को वाला इस वाले जो अभी इमेज खोली हुई है हमारे सामने उससे रिलेट कर। ठीक। इससे मेरे को अभी तो अब मैं कह जो आप ये कह रहे अब हो मैं ना। कह रहा हूँ। हाँ, बताओ। हाँ हाँ बोलो। तो अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास सिंस हमें हमें रेफरेंस लर्न करना है, ठीक है, उस केस में वो रेफरेंस लर्न कर रहा था। अब वो इंग्लिश का कोई अनसीन टेक्स्ट का रेफरेंस लर्न कर रहा था, बट हमें एक्चुअल में लर्न करना है इंग्लिश का अनसीन टेक्स्ट का रेफरेंस और उसको हिंदी टीटीएस के टाइम पे यूज। तो उसको पता हो कि द कैट सैट ऑन द मैट। मैट इज मतलब मैट पे जब वो आ रहा है, क्या नाम है, एक मैट पे जब तो वो आ रहा आपको है, एक ऐसा एम्फेसिस आ रहा है। नेटवर्क चाहिए ना जो इंग्लिश की प्रोसोडी को हिंदी वाले के कॉरस्पॉन्डिंग बना दे। हाँ हाँ हाँ, तो अगर या मैं या उसको तो कोई ऐसा तरीका द हो कैट। कि या तो कोई ऐसा हो कि मतलब लेकिन अगर आपको कोई ऐसा तरीका चाहिए हो कि जीएसटी टैकोट्रॉन ही लर्न कर ले इंग्लिश वाली प्रोसोडी को हिंदी वाला बनाना, तो उसके लिए आपको फिर हिंदी के ट्रांसलेशन वाली ऑडियो चाहिए होगी जो देखो इंग्लिश के अंदर सुनो, टेक्स्ट है, जैसे कैट सैट ऑन अ नहीं मैट हो। वो तो अलग काम हो गया। वो तो बेसिकली हो गया कि तुमने एक कैस्केडिंग टाइप ऑफ नेटवर्क यूज कर नहीं, लिया, वो एसएसएल में नहीं है। कैस्केडिंग वाला नहीं। अब मैं आपके वाले तरीके की बात कर रहा था। ए- एक तुम इस मैं कह रहा हूँ जो इमेज अभी खुली है उसको उस इससे सॉल्व करते हैं, क्या? क्योंकि तभी तो एसएसएल अच्छा, अच्छा, एसएसएल का अच्छे से आवाज नहीं आ रही। म्यूट कर दो यार, हाँ, म्यूट करना। कैसे करें? राइट क्लिक। बताइए। हेलो, हेलो। हाँ हाँ, हाँ, इससे सॉल्व करनी है ना आपको
ये जो फोटो हाँ, इससे हाँ, तो क्योंकि सुनो यानी उससे कि क्या होगा ना, मैं इससे मतलब हाँ आप हाँ सही है मतलब अभी ये स्पीच पे जो डिपेंडेंसी है वो आप स्पीच को किसके ऊपर डिपेंड कराओगे, इंग्लिश की रेफरेंस ऑडियो पे, है ना। हाँ तो आपके पास हिंदी की जो ऑडियो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेक्स्ट है उसकी जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑडियो है उसकी वो ऑडियो होनी चाहिए, हाँ है ना। तभी आप मतलब डिपेंड करा मतलब जैसे क्योंकि आपको जनरेशन के टाइम पे ऐसा करना है कि कैट सेट ऑन द मैट की ऑडियो को इस्तेमाल करना है, कैट सेट ऑन द मैट की हिंदी वर्जन की ऑडियो बनाने के लिए, है ना। नहीं नहीं सुनो, अभी तुम हिंदी टीटीएस छोड़ो, ठीक, ट्रेनिंग के टाइम पे मैं दे रहा हूँ T1 T2 और अब ठीक है, अब और मेरे को टी वन इंफरेंस के टाइम टी चाहिए। वन टी टू और S1 दे रहे हो आप, है ना। ठीक है, अच्छा मैं तो बिफोर एंड ये आफ्टर कहता हूँ। बिफोर बिफोर क्या था कि बिफोर था हमारे पास T1 S1। अब हम जनरेट इंफरेंस के टाइम पे बिफोर वाले केस में S1 डैश बना रहे थे, T1 डैश यूज रुको रुको करके, रुको T1 डैश यूज करके। इतने सारे डैश डैश हो गए एक बार आराम से। पहले हमारे पास S1 था, T1 था, है ना। और इस पे हमने बस ये जो बस ठीक हम हमारे सामने फोटो में बना हुआ ये वाला मॉडल ट्रेन किया था, ठीक है। है। हाँ उसमें हमने हाँ अब हमारे पास मॉडल, S2 एक्स्ट्रा आ गया नया, ठीक है। नहीं 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 अभी नहीं आया, अभी अच्छा नहीं, हमारे अभी पास पहले, T2 आ गया नया। नहीं 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 वो भी नहीं आया, पहले एक अभी बार क्या है, हाँ पहले बिफोर केस समझ लेते हैं। हाँ। और ट्रेनिंग के टाइम पे क्या हुआ कि जब मैं मुझे T1 डैश से S1 डैश बनाना था, बट T1 मेरे डैश को S1 यूज डैश कर क्या है। एक टीटीएस करना था बेसिकली। T1 डैश मतलब एक सैंपल है। हाँ एक सैंपल है, हाँ सिंगल T1 सैंपल। डैश से S1 और डैश उसको, बनाना था, हाँ। हाँ और मेरे को उसको रेफरेंस देना था T1 डबल डैश। ठीक है, फेयर इनफ। नहीं रुको, T1 डबल डैश रेफरेंस दिया आपने, रेफरेंस हाँ कुछ नहीं है T1 डबल डैश दिया, इस मॉडल में T1 कोई डबल डैश कोई दिया और T1 रेफरेंस। डैश दिया। S1 डबल डैश दोगे तो फिर भी बात बनती है, टेक्स्ट को रेफरेंस में कहाँ डाल रहे हो। इस मॉडल, मतलब ये मॉडल तो एक तरीके से लेटेंट क्लास लगा लो अपनी। हाँ मतलब लेटेंट उस केस क्लास, में भी हम ये, हाँ उसमें उस हमने केस में भी हम यही कर रहे थे ना, रेफरेंस दे रहे थे तो वो लेट तो प्रोसिडी एज अ लेटेंट क्लास लर्न कर, सॉरी एज अ लेटेंट क्लास। हेलो। सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, मतलब आप उसको एक एक्स्ट्रा मतलब जब आपको जैसे आपके स्टार्टिंग में क्या था S1 T1 था, ठीक है। आपने इस पे ट्रेन हाँ किया, ठीक है। आपको T1 डैश के कॉरस्पॉन्डिंग स्पीच जनरेट करनी है, तो आप उसको T1 डैश तो दोगे ही, है ना। साथ में आप हाँ उसको स्पीकर दोगे, ठीक है। साथ में आप उसको लेटेंट क्लास दोगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब आगे बताओ। हाँ तो मतलब अब ये तो था बिफोर केस, अब आफ्टर केस है कि इसी के साथ हमने T1 के साथ हमने T2 इंट्रोड्यूस कर दिया। T1 T1 T2 और अरे T2 टेक्स्ट होता है, T2 क्यों बोल रहे हो। T2 टेक्स्ट ही हिंदी बोल रहा हूँ। हिंदी डाल दी साथ में। हिंदी डाल दी, हाँ हिंदी हाँ डाल दी। और टी अब हमें चाहिए कि जो जो इंग्लिश में टीटी हो रहा है, जब हमें बनाना है S1 ही, हमें S2 छोड़ दो, S1 बनाना है। बट वो मतलब टी वो रेफरेंस, प्रोसिडी का रेफरेंस आना चाहिए T2 से, ना कि T1 से। टेक्स्ट के अंदर कोई अब रेफरेंस नहीं होता, टेक्स्ट के अंदर कोई प्रोसोडी नहीं होती, ठीक है। T2 के अंदर कोई प्रोसोडी नहीं होगी, अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली फिर हमें चाहिए T1 S1 और S2। अब वही तरीका सही है जो बताया था मतलब, लेकिन देखना। हाँ नहीं 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 नहीं, फिर तो ये हुआ ना कि हमें T1 S1 और S2 चाहिए। T1 S1 और S2 चाहिए, T1 S1 और S2 चाहिए। हाँ ठीक है, S2 की आप प्रोसोडी इस्तेमाल करोगे S1 बनाने के लिए, है ना। हाँ हाँ हाँ, क्या तो हाँ अब सही। अब S2 की प्रोसोडी क्यों इस्तेमाल मतलब S2 की फिर आपका टेस्टिंग टाइम पे, है ना। हाँ लेकिन फिर ट्रेनिंग टाइम पे आपको ये गारंटी करना पड़ेगा कि जो S2 की प्रोसोडी इस्तेमाल कर रहे हो S1 बनाने के लिए, तो
असली में S1 के अंदर S2 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोसोडी है वो वाली प्रोसोडी है। ये बात समझ आई कि मतलब जैसे आपने कैट सैट ऑन द मैट की स्पीच बनाने के लिए अगर आपने हिंदी की ऑडियो इस्तेमाल करी तो आपको हिंदी की जो ऑडियो है वो बिल्ली बिस्तर पे बैठी है उसी की होनी चाहिए ऑडियो, और कोई हाँ। ऑडियो नहीं भेज सकते आप कैट सैट ऑन द मैट की ऑडियो और है ना। कोई ऑडियो, हाँ बट तो इससे ये फिर सेंस बन नहीं रहा है। ये तो जीएसटी टैकोट्रॉनी हो गया बस उसके अंदर। आपने नहीं, बट ये वो सेंस बना बता, नहीं रहा है ना। हाँ ये सेंस नहीं बना रहा, वो वाली चीज सेंस बना रही है जो मतलब मैंने बताई थी ना कि एक हिंदी पे ट्रेन कर लो, एक इंग्लिश पे ट्रेन कर लो, फिर एक बीच में कैस्केडिंग वाली जो चीज है ना। कैस्केडिंग वाली चीज, हाँ, बट उसमें भी फिर लेटेंट रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ना। उसमें तुम ऐसा क्लास क्लास क्या लेटेंट कि हाँ रिप्रेजेंटेशन? ये, हाँ हाँ तुम ऐसा नहीं बोल सकते, क्लास नहीं तुम ऐसा नहीं बोल रिप्रेजेंट। सकते क्या मैट मैट पे तुम एम्फेसिस दो, एम्फेसाइज करो, तुम ऐसा नहीं बोल सकते कैटेगोरिकली। तुम्हें एक टाइप का लेटेंट रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि हाँ ये बोलना चाहता है कि मैट टाइप के शब्द पे एम्फेसिस है। तो अभी जब मैट का कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशन में आएगा गद्दा, तो गद्दे पे वो emphasis हिंदी। हाँ मतलब या फिर ऐसे भी कुछ कर सकते कि जो क्या होता है ट्रांसलेशन की अलाइनमेंट्स हो, है ना, हाँ, इस पे भी कुछ उनका काम हुआ होगा। ट्रांसलेशन के अलाइनमेंट का इस्तेमाल करके प्रोसोडी को चेंज करना सीखे। हाँ, इस पे भी कुछ तो काम हुआ ही होएगा ना। इसमें इसमें नहीं हुआ अभी, क्रॉस लिंगुअल वॉइस क्लोनिंग ही अभी चालू हुई है। हाँ, वैसे सही बात। और ये T1 S1 और S2 वाला डेटा भी तो नहीं मिलेगा। मतलब एक स्पीकर T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक ही नहीं स्पीकर दो इसके लैंग्वेज वो में बोल रहा है, ये तो। कैस्केडिंग वाले के लिए ऐसा डेटा जरूरी नहीं है। हाँ, कैस्केडिंग वाले के लिए नहीं, क्योंकि उस केस में तो तुम अलग से उठा। हाँ हम्म, नहीं है शायद जरूरी, नहीं है जरूरी। नहीं है ना जरूरी, हाँ उसमें भी तो नहीं तुम लेटेंट ही उसमें दो। नहीं है। उसमें तुम, यार पता है क्या, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर। मतलब ये MNMT था, ये मल्टीलिंगुअल। तो इसमें मल्टीलिंगुअल इसकी MNMT। इससे हाँ इससे मुझे काफी सही समझ आया कि मतलब जो मैं स्टार्टिंग में बोलता रहता था कि तुम मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज करके और कम लो रिसोर्स डेटा पे कुछ बनाएंगे तो बड़ा मजा। तो इसमें भी हमारे केस में भी है ना, अगर मान लो हम ये वर्नाकुलर पे काम करते हैं, तो हमारा भी यही यही यूज केस है MNMT का। और उसमें क्या करते हैं कि कुछ नहीं करते, सिंपली बस एक टोकन आइडेंटिफाई करवा देते हैं ट्रांसफॉर्मर के टाइम, ट्रांसफॉर्मर की ट्रेनिंग के टाइम पे कि यार ये बंगाली है और ये असमीज है और ये हिंदी है, ये इंग्लिश। उसके बाद से फिर मतलब जो वो लर्न करता है वो कंडीशन होता है और टैग्ड होता है उसी उस पे, उसी मतलब उसी लैंग्वेज पे जो तुमने टोकन पास। तो मुझे तो लग रहा है कि इस चीज का काफी वैल्यू होगा अगर हम ये भी टीटीएस भी क्या ठीक है। टीटीएस भी करते हैं तो उस चीज का काफी वैल्यू होगा। हाँ मतलब या तो तुम मल्टीपल टेक्स्ट प्रोवाइड करा दो या मल्टीपल स्पीच प्रोवाइड करा दो। हाँ मतलब T1 टू TN प्लस S1 पास करा दो, या तुम T1 और S1 टू SN पास, T1 तो से बड़ा मजा आएगा। S1 टू SN का हो सकता है फायदा, लेकिन T1 टू TN का कोई फायदा मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि हाँ मेरे को लग नहीं रहा T1 टू TN का कोई फायदा होगा। मतलब मतलब फायदा, ज्यादा ज्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस में टेक्स्ट देने का कोई फायदा नहीं होगा स्पीच बनाने में। अलग हाँ, लैंग्वेज में क्योंकि वो बनाना है तो फिर हो सकता है, लेकिन मतलब अलग वो डिपेंड अ- नहीं कर रहा है, उस पर T1 पे ही कर रहा है ना। तो T2 और TN का तो फायदा ही, वैसे ठीक है। अलग लैंग्वेज की स्पीच देने का भी कोई डायरेक्ट फायदा नहीं होगा, बहुत कम फायदा होने का चांस है। अगर हमें अलग लैंग्वेज में ही बनानी है स्पीच तो फिर हमें फायदा हो सकता है। अब जैसे
हिंदी का कम डाटा इस्तेमाल करके हिंदी के अंदर स्पीच बनानी है तो वो हो सकता है। लेकिन यार मतलब पता है मैं इंग्लिश के टीटीएस को हिंदी की स्पीच से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर हाँ समझ हमारा टास्क ऐसा है कि हमें हिंदी की स्पीच इस्तेमाल करके उसकी प्रोसोडी लेके बनाने है इंग्लिश का, तो फिर वो तो अलग बात है। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही कस्टम सा काम लग रहा है, तो हाँ कुछ भी जनरेट नहीं इसमें। तो मैं कह रहा हूँ कि हम ऐसा कुछ मतलब अगर हमारा गोल ऐसा रहना चाहिए कि हमारा हम मल्टीलिंगुअल में ही लो रिसोर्स पे काम करें और हम अपना लैंग्वेजेस बढ़ाएं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम अपना ये जो अ, ये वाला प्रॉब्लम है मल्टीलिंगुअल के, हाँ मल्टीलिंगुअल के साथ हम और लैंग्वेजेस बढ़ाएं, अपना डेटा कम करें, रिसोर्स कम करें, और बेस्ट ये रहेगा कि ये मतलब एक दूसरे से कंडीशन, मतलब कि कुछ कुछ एक कंट्रोलेबिलिटी रहे पूरे जनरेटिंग पे, तो हमारा कुछ सही सा काम बन सकता हाँ। है। रिकॉर्डिंग बट रोको। ये फिर थोड़ा वैसे, रिकॉर्डिंग रोको हाँ अभी। हाँ रिकॉर्डिंग